नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रामनगर में भाजपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर बैठक में आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर और रोड मैप तय किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि आगामी चुनाव के कार्यक्रम के साथ रणनीति पर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2022 के चुनावों में जाने को लेकर सभी तैयारियों पर बातचीत की गई है। इस बैठक में अपनी तैयारियों के साथ कांग्रेस के कार्यकाल के ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई जिनसे राज्य को नुकसान हुआ। 2017 के बाद राज्य को भाजपा ने विश्वास दिलाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य की नीतियों के बारे में चर्चा की गई। 3 की बैठक में 70 विधानसभा में किस तरह से विकास कार्य किए जाएंगे और रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की गई। जुलाई के महीने में जिले की कार्य समिति भी आयोजित की जाएगी, इस बारे में जानकारी दी गई। ये चिंतन शिविर अपने राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय संतोष कुमार जी और अपने प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार जी, सह प्रभारी रेखा वर्मा जी सर, और उनका पूरा समय मार्गदर्शन मिला। और सभी जो निश्चित लोग इसमें जो संख्या थी, जो आगे का लिए पूरा नेटवर्क और तैयारियां, उस दृष्टि से चर्चा बातचीत ये रही है और सफल बैठक रही है। पूरी तरह हर एक विषय पे चिंतन और मनन और चर्चा डिस्कशन रहा है और उसको लेकर के आने वाला समय के लिए रोड मैप भी यहाँ पे तैयार हुआ है। हमारी चिंतन बैठक परसों कल और आज 3 दिन के लिए हम यहाँ रामनगर में बैठकर हमने पार्टी के चुनाव तक के आगामी कार्यक्रमों पर, अपनी स्ट्रेटजी पर, चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण चर्चा इस रूप में की। पिछले 2 दिनों में समय समय पर आपको जो चिंतन बैठक में कार्यक्रम स्वरूप हमने चर्चा की है उससे अवगत भी कराया गया है। हम लोग 2022 के चुनाव में जाने के साथ साथ और हमने 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करे, इस लक्ष्य को रखकर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी और अपना सारी तैयारी की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन की जनहित याचिका के मामले में सुनवाई की। हाईकोर्ट ने 5 माह से वेतन नहीं देने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा, उत्तराखंड सरकार इस मामले में 23 करोड़ रुपए जारी करे। इसके अलावा परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उस मामले में उत्तराखंड के परिवहन सचिव उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव को एक प्रस्ताव बनाकर देंगे, जिसको वो कैबिनेट के समक्ष लाएंगे। इस प्रस्ताव में आने वाले दिसंबर तक की सैलरी, पीएफ और ग्रेच्युटी की जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को तय की है। पिछले 5 माह से जो भुगतान वेतन का नहीं हुआ है तो लेकर याचिका थी, जिसमें अभी 2 दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री महोदय से कैबिनेट बुलाने का आग्रह किया था ताकि मामले का निस्तारण किया जा सके। तो आज माननीय मुख्य सचिव महोदय ने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि ये प्रस्ताव जो है, रिवाइवल का प्रस्ताव शीघ्र ही प्रस्तुत वहाँ पर कर दिया गया है और इसमें कैबिनेट बुलाई जाएगी। माननीय न्यायालय द्वारा इस विशिष्ट स्पेसिफिक डेट पूछने पर यह कहा गया कि ये 16 तारीख 2 सप्ताह के भीतर होती है कैबिनेट। तो न्यायालय ने 19 तारीख जुलाई की डेट फिक्स की है और ये आशा की है कि 16 जुलाई तक ये कैबिनेट में मामला जाएगा और ताकि इसका निस्तारण हो सके। 1 जुलाई से होने वाली चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस पर सरकार के प्रदेश प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि हाईकोर्ट के लिखित आदेश मिलने के बाद, उसका परीक्षण करने के बाद सरकार हाईकोर्ट जाएगी, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू करने जा रही थी। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 7 तारीख तक सरकार से इस पर एक एफिडेविट पेश करने के बाद फिर शुरुआत करने की बात कही।
भी जजमेंट की कॉपी प्राप्त नहीं की है। जजमेंट की कॉपी प्राप्त होते ही उस पर परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उच्चतम न्यायालय जाएगी। हमने सब कुछ पूरी तरह परीक्षण करने के बाद और सारी व्यवस्था देखने के बाद चारों धामों में कुल मिलाकर के 750 यात्री ही चारों धामों में कुल मिलाकर के दर्शन कर सकते थे। इस तरह का संख्या भी सीमित की थी और एक एक वरिष्ठ अधिकारी को हर धाम में जो देवस्थानम बोर्ड और जो जिला प्रशासन के साथ बैठ के उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ यात्रा की तैयारियों की मॉनिटरिंग करने का काम की जिम्मेदारी के साथ भेजने का निर्णय लिया था। ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया, जो स्टे किया गया, उसके मैंने आपसे कहा कि उसके निर्णय की कॉपी मिलने के बाद, उसके परीक्षण के बाद ही सरकार इसमें आगे का निर्णय। मई से कोरोना महामारी के चलते बंद कॉर्बेट पार्क आज से पर्यटकों के लिए खुल गया है। पर्यटकों की आमद को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने ये फैसला लिया। कॉर्बेट पार्क मई में सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया था। इस मामले में दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन कुछ दिन पूर्व 60,000 से ज्यादा सैलानियों का बुकिंग का करीब 1 करोड़ रुपए लौटा दिया था। अब कोरोना के मामले कम होने पर कॉर्बेट प्रशासन ने पार्क खोलने का फैसला लिया है। सीटीआर निदेशक राहुल ने बताया कि पर्यटक अब ढेला, झरना, बिजरानी और गर्जिया जोन में भ्रमण कर सकते हैं। पर्यटक पुरानी व्यवस्था के मुताबिक ही जंगल सफारी करेंगे। भाजपुर में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस पार्टी पर दलित, मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर खींचतान चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर चल रहे अंतर्कलह पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। राजेश कुमार ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने दलित और मुस्लिम समाज के लोगों को वोट बैंक के रूप में हमेशा इस्तेमाल किया। आज यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी में सामान्य चेहरा नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आगे है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी दलित और मुस्लिम समाज के लोगों की चिंता करती तो नेता प्रतिपक्ष भी दलित और मुस्लिम समाज के व्यक्ति को बनाना चाहिए। कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है, दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। चुनाव का वक्त आता है तो ये अनुसूचित जाति समाज के लोगों के बीच में भी जाके भ्रम फैलाते हैं और मुस्लिम समाज को भी ये ठगने का काम करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ नेता प्रतिपक्ष को लेकर के कि स्वयं प्रीतम सिंह जी ही चाहते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष क्यों ना हो। हरीश रावत जी की तरफ से गोविंद सिंह कुंजवाल जी ही चाहते हैं कि वो प्रतिपक्ष नेता क्यों ना हो। मगर मैं आप सबके माध्यम से उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या खासियत है इस समाज में ही और क्यों ना हो। क्या अनुसूचित जाति समाज सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए है? क्या मुस्लिम समाज वोट देने के लिए है? आज इनके पास दोनों ही चेहरे हैं। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं और इनमें इतनी इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। तो निश्चित तौर पर इन्हें या तो अनुसूचित जाति समाज या मुस्लिम समाज का इनको जो है नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, जिससे इनकी कथनी और करनी में अंतर नजर नहीं आएगा। मगर ये ऐसा नहीं। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टेस्टिंग के नाम पर हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। मां घोटाले में जिस तरीके से इन्होंने कोरोना टेस्टिंग पे जो घोटाला किया है, जिससे कि हमारे आसपास के और हमारे प्रदेश के लाखों लोगों की जान गई है, उसके जो दोषी हैं, जो हमारी प्रदेश सरकार है, केंद्र सरकार है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि उनके द्वारा यहाँ के लोगों के साथ एक अत्याचार किया गया है और यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है और फर्जी टेस्टिंग घोटाला, फर्जी टेस्टिंग करके उन लोगों को मौत के मुँह पे धकेला है। आज हमने कांग्रेस कमेटी पौड़ी के द्वारा ये जो आयोजन किया पुतला दहन का प्रदेश सरकार का, ये इस संबंध में था कि हरिद्वार महाकुंभ में जो कोविड टेस्टिंग के मामले में जो महा घोटाला हुआ है, तो उसके लिए हमने सरकार को चेताने के लिए ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया कि इसकी एक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्योंकि यह ऐसी निकम्मी सरकार कि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये कोरोना जैसी महामारी में भी और इस प्रकार के कोविड टेस्टिंग के मामले में भी इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी, जो कि कम से कम इस मामले में तो भ्रष्टाचारी नहीं होनी चाहिए। उत्तरकाशी में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य विभाग और रेखीय विभागों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की पूर्ण तैयारी कर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में विशेषज्ञों द्वारा
बच्चों के संक्रमित होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए जिला चिकित्सालय और सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी आवश्यक उपकरण, जीवन रक्षक दवाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड और तमाम व्यवस्थाएं समय रहते की जाएं, इसके लिए निर्देश दिए हैं। पौड़ी जिले में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी एहतियात बरतते हुए अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्र में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जिससे बच्चों की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बीमारियों का पता स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा रही है और गंभीर बीमारी से ग्रस्त बच्चों को सूची उनका बनाकर दरअसल उनका इलाज भी किया जा रहा है। आज बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हम विकासखंड खिरसू की ग्राम सभा कमेड़ा में आए हैं और इसके अंतर्गत जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उनमें जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, पंजीकृत हैं, उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसी क्रम में आज हमने यहाँ 3 गाँवों को कवर किया है, जिसमें हमने लगभग अभी तक 100 से 125 बच्चों की स्क्रीनिंग करी है तथा जो बच्चे विशेष बीमारी से ग्रसित हैं उनको हमने चयनित किया है ताकि जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है उनसे इन बच्चों को बचाया जा सके। भारत सरकार द्वारा चलाए गए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में हर एक ग्राम सभा के विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इसमें प्रत्येक बच्चे की लंबाई और वजन लिया जाता है और बच्चों की जांच करी जाती है। वहीं कोरोना के चलते विद्यालय बंद होने के कारण राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम गाँव में जाकर आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से बच्चों को इकट्ठा करके उनकी जांच कर रहे हैं। वहीं साथ में कोविड-19 महामारी होने वाली बीमारी से बच्चों के माता पिता को भी जागरूक कर रहे हैं। ये कोशिश जारी है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पीएससी भटवाड़ी से आज हमारी टीम ग्राम सभा मांडव में पहुंची है। जैसे कि 2 सालों से कोविड-19 में स्कूल और आंगनबाड़ियां बंद हो चुकी थी, पर आज से फिर से हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आशा कार्यकर्ती की मदद से गांव-गांव जाके हम बच्चों को बुलाकर सोशल डिस्टेंस के माध्यम से बच्चों का फिर से स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। मैं भटवाड़ी ब्लॉक की स्वास्थ्य विभाग की टीम जो ग्राम सभा मांडव में आई, जिन्होंने 0 से 18 साल के बच्चों का परीक्षण किया, जिसमें सभी बच्चे स्वस्थ मिले और भविष्य में किसी प्रकार से कोई भी बच्चा अगर बीमारी से ग्रस्त होगा तो सर्वप्रथम हमारी प्रतिमा ये होगी कि भटवाड़ी ब्लॉक की जो हमारी टीम आई है इनको सूचित करेंगे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सरकार द्वारा जैसे जैसे नियमों में छूट दी जा रही वैसे वैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। हरिद्वार के सभी बॉर्डर पर आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाने की बाध्यता होने के बावजूद हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ, जिससे पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई करने के दौरान श्रद्धालुओं के साथ पुलिसकर्मियों की हल्की नोकझोंक भी दिख रही है। सीओ सिटी अभय सिंह का कहना है कि पुलिस द्वारा बॉर्डर पर आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लगातार चेक की जा रही है। पे लगातार आरटीपीसीआर और जो रजिस्ट्रेशन है उसको चेक करके ही यात्रियों को अनुमति दी जा रही है। और जो यात्री देश के विभिन्न हिस्सों से, चूँकि अन्य प्रांतों में अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऐसे में यात्रियों का आना क्रमशः जारी है हरिद्वार में। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार लोगों को सजग करें। इसके लिए हमने होटल धर्मशाला यूनियन के लोगों के साथ भी बैठक करी है। जो वहाँ पे ढाबे और रेस्टोरेंट हैं उनके साथ भी मीटिंगें की हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अनिवार्य रखा जाए। और जो यात्री भी हर की पैड़ी पे पहुँच रहे हैं तो उनको भी हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि प्रत्येक यात्री मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्योंकि आरती के समय एक समस्या आती है कि सभी लोग हर की पैड़ी में आरती देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक व्यवस्था बनाई है कि सोशल डिस्टेंसिंग कराने के बाद जो एक निर्धारित संख्या है उससे अधिक अगर यात्री रहते हैं तो उनसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया करके घाट पे जाने से बचें। और जो ऑनलाइन आजकल आरती का प्रसारण हो रहा है उसको अपने मोबाइल पर भी बैठ के अपने होटल में, अपने कमरों में उसको देखें और आरती का लाभ लें। सर आजकल पे
लालकुआं में बीते दिनों रेलवे प्रशासन द्वारा नगीना कॉलोनी में घरों में लगाए गए भूमि खाली करने के अल्टीमेटम नोटिस चस्पा किए गए थे। इसको लेकर आक्रोशित नगीना कॉलोनी के हजारों लोगों ने नगर में जुलूस निकालकर तहसील कार्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी की और धरना दिया। लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। बच्चे हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारी झोपड़ी उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कहीं ज़मीन दे दे, और नहीं तो हमें उजाड़े नहीं हैं। रोजीना धमका के चले जाते हैं, डंडा लेके आते, कहीं इधर नापते कहीं उधर नापते। इनका रोजीना का यही। सरकार कुछ मदद कर रही है? सरकार कोई मदद नहीं कर रही मेरे साथ में। पब्लिक ही है यहाँ पे। अधिकारियों के पास आ रहे हो? अधिकारी के पास आ रहे हैं, अधिकारी हमारी कोई सुनी नहीं रहे। अभी तक तो कोई निकले नहीं है। बुलडोजर चला के तब आना, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। कह रहे बुलडोजर चल जाएगा उस दिन हमारे पास आना, तब क्या करेंगे आके? जब हमारे घर ही उजड़ जाएंगे तो यहाँ थोड़ी ना बैठेंगे। देखिए, इन्होंने पहले भी ये 2 बार ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को भेजा जा चुका है। इनको पहले भी समझाया गया था कि रेलवे वालों से बातचीत हो रही है और बातचीत करके ही समाधान निकाला जाएगा। और आज मैं एसडीएम सर के प्रतिनिधि के रूप में ही यहाँ आई हूँ। सर आना चाह रहे थे, बट कुछ काम आने से सर को वापस जाना पड़ा, तो मैं उनकी तरफ से ही आई हूँ। और ये है कि रेलवे वालों के साथ मीटिंग करते हैं, जो भी आपसी सहमति से समाधान निकलेगा उसको निकाला जाएगा। जहाँ तक इनका ये कहना है कि नोटिस का 7 दिन का पीरियड है, तो जो नोटिस रेलवे बोर्ड ने लगाया उसका जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई थी। इसके बारे में रेलवे वालों से बातचीत हो गई है कि कोई भी कार्यवाही करनी है तो पहले उसको मीटिंग के थ्रू बातचीत की जाए, उसके बाद ही मौके पर उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। हाँ, इन लोगों को समझाया गया है कि देखिए कोविड चल रहा है, ये आपकी सुरक्षा के लिए सही नहीं है। तो आप लोग अगर बातचीत करनी है, क्योंकि बातचीत से समाधान निकलेगा, तो 2-4 लोग जिन पे उनको विश्वास है उनको भेजें, वो बातचीत करें। सब लोग ऐसी भीड़ इकट्ठा ना करें, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले हरियाणा के पर्वतारोही रामलाल शर्मा डॉक्टर सुरेंद्र जैन के आवास पहुंचे, जहां सुरेंद्र जैन ने रामलाल शर्मा का स्वागत किया। मीडिया से रूबरू होते हुए माउंट एवरेस्ट को फतह करने समेत उन पर लिखी जाने वाली किताब की जानकारी भी दी गई। देखिए कि भारत में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको एक राह चाहिए होती है, और मुझे लगता है कि रामलाल शर्मा जिन्होंने संघर्ष करते हुए माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की, विजय हासिल की, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जिनके पिताजी रेहड़ी लगाते थे, जिन्होंने खुद रेहड़ी लगाई, उन्होंने आगे बढ़कर जब एवरेस्ट विजय का संकल्प लिया तो सारे समाज ने, सारे पत्रकारों ने, सारे मंदिरों ने, सभी प्रतिष्ठानों ने उनका सहयोग किया, और उनको जो फीस इसकी होती है एवरेस्ट विजय की, उस फीस को सबमिट किया समाज के द्वारा। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप में हिम्मत है, लगन है, मेहनत है, परिश्रम, आप ईमानदार हैं और आप कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो रामलाल की तरह आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और मुझे लगा कि रामलाल के जीवन को अगर मैं युवाओं के सामने एक जीवनी के रूप में, एक बायोग्राफी के रूप में अच्छे से रख पाया, और जिन्होंने उसको पढ़ा, जिसने उस पुस्तक को पढ़े, उसको अगर कुछ लोगों को भी प्रेरणा मिले और कुछ लोग अपने जीवन को सफल बना सके, तो वो मेरी लेखनी सफल सिद्ध होगी। और मैं चाहता हूँ कि रामलाल के जीवन को पढ़कर उससे प्रेरणा प्राप्त करके लोग अपने जीवन के जो पड़ाव हैं, जो मुकाम हैं, उसको हासिल करें। 2013 में मैंने माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, अपने देश का तिरंगा फहराया है। मेरे पापा फल फ्रूट की एक रेडी लगाते थे, तो एवरेस्ट का जो पूरा एक्सपीडिशन का खर्च है वो 25 लाख रुपए का था। मेरे समाज ने, मेरे जनता ने मीडिया के माध्यम से टोटल 25 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करके मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने, सभी मतलब जितने भी हमारी जातियां हैं, जो भी हैं, सभी ने मेरे को सहयोग किया और एवरेस्ट तक पहुंचाया। मैंने 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर देश का तिरंगा फहराया। रुड़की की मंगलौर कोतवाली के कुमराड़ा गांव में ईंट भट्ठे मालिक को गोली मार दी गई। गोली लगने से भट्ठे मालिक की मौके पर मौत हो गई। भट्ठा मालिक भट्ठा कार्यालय में काम कर रहा था, तभी 2 युवक वहां पहुंचे और भट्ठा मालिक को गोली मार दी। 2 गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर मंगलौर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। का एक विवाद में, ये ईंट भट्टे का एक विवाद में आज एक जो यहाँ पर जो काम कर रहे थे उसमें एक हत्या हुई है, और इसमें जो भी मुलजिम है उसकी धरपकड़ की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जल्दी उसमें अरेस्टिंग की जाएगी। कितने लोग थे सर? इसमें 2 लोग थे, जैसा प्रकाश में आया है 2 लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आके
फायर करके इनकी हत्या करी। सर क्या पुरानी रंजिश थी? इसमें पूर्व में ये भट्टा क्योंकि किराए पे लिया गया था इनके द्वारा और इनको लगातार खाली कराने का, जैसा वही बता रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा था, उसको लेकर शायद ये हत्या की गई है। उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हुआ, जहां गहरी खाई में एक डंपर गिरा, एक की मौत हो गई, एक शख्स घायल हो गया है जिसका इलाज जारी है। डंपर में 2 लोग सवार थे। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए, 3 मरीजों की मौत हुई और इसके अलावा आज 280 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सोमवार को 23,250 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 2, चमोली में 8, चंपावत में 1, देहरादून में 41, हरिद्वार में 10, नैनीताल में 6, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 17 है, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 1, उधम सिंह नगर में 3, उत्तरकाशी में 15 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,739 हो गई है। इनमें से 3,24,529 लोग ठीक हुए। संक्रमित मामलों की संख्या 2,294 पहुंच गई। अब तक कुल 7,092 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के नए मामले और मरीजों की मौत थम नहीं रही। सोमवार को प्रदेश में 2 नए मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई, जबकि 2 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के 2 नए मरीजों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जिसमें एक मरीज दूसरे राज्य का है, जबकि 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कुल पेशेंट्स की संख्या 494 है। 94 मरीजों की मौत और 94 स्वस्थ हुए हैं। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए। टूटी तो नहीं ये है